हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर से हम एक नए सेशन में जुड़े हैं नए क्वेश्चंस के साथ। आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के PYQs 2025 के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्वेश्चन दिया है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 and 1/8 of its initial concentration are T1 and T2. Then the ratio of T1 and T2 will be. It means आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोई एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है और उसके लिए जो टाइम लगता है रिएक्टेंट को 1/4 होने में। इट मीन्स लेट से हमारे पास में कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, ए से बनता है, आपके पास में P। आपसे बोला गया है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली लेट से मान लेते हैं कि A0 है। कितना है बच्चों? A0। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास में A0। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है कि जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A0/4 हो जाता है, यानी कि 1/4 हो जाता है, तो आपके पास में इसमें टाइम लगता है T1। ओके, और अगर ये A0/8 हो जाता है तो इसमें टाइम आपके पास में लगता है T2। इज़ दैट क्लियर? आपसे पूछा जा रहा है T1 और T2 में क्या रिलेशन होता है। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है। देखिए, हम यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, इसको बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है? तो समझिएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमें पता है कि T1/2 जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स A0 से A0/2 जाने में टाइम लगेगा, दैट इज़ T1/2। इज़ दैट क्लियर? और A0/2 से A0/4 जाने में अगेन T1/2 लगेगा। A0/4 से A0/8 जाने में भी अगेन T1/2 लगेगा क्या बच्चों? तो यहाँ पर भी T1/2, यहाँ भी T1/2 और इधर भी T1/2 लगने वाला है। बोलो क्लियर है? अब आपसे बोला गया है कि A0 से A0/4 जाने में टाइम लगा है T1। इट मीन्स A0 से A0/4 इतना जाने में टाइम जो लगा है ये कितना है आपके पास में? T1। ये कितना है? T1। और क्या आप देख पा रहे हैं कि T1 जो है हमारा ट्वाइस ऑफ T1/2 के बराबर है। T1 कितना है? ट्वाइस ऑफ T1/2 के बराबर है। जबकि बच्चों ध्यान से देखो, आपको जो बोला गया है कि 1/8 होने में टाइम लगता है T2। 1/8 कब हुआ है? A0 से 1/8। क्या ये 1/8 हो गया है यहाँ तक? क्या ये यहाँ तक 1/8 हो गया है? तो यहाँ पर जो आपके पास में टाइम लगा है इसे आपको कहा गया है T2, और T2 कहा गया है। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि 1 2 3 यहाँ पर टाइम लगा है आपके पास में 3 T1/2। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, रेशियो पूछा गया है T1 एंड T2 का। बहुत आसान नहीं हो गया क्या? देखो ज़रा, T1/T2 कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ T1/2 अपॉन थ्राइस ऑफ T1/2। यहाँ से T1/2 कैंसिल एंड आपके पास में आंसर आ जाएगा 2/3। आंसर क्या आ जाएगा? 2/3, विच इज़ ऑप्शन डी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है, चलिए A से बन रहा है B+C, जो कि एक अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए 2025 के ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से कहती हूँ, प्लीज़ फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से पढ़िएगा। ओके, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए हमें बोला गया है टाइम T पर सिस्टम का प्रेशर है PT एंड इन्फिनिटी टाइम पर प्रेशर है P∞। ओके, आपसे बोला गया द रिएक्शन वाज स्टार्टेड विद रिएक्टेंट A ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट। आपको पता करना है इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। सीधी मतलब है कि यहाँ पे आपको K निकालना है इन टर्म्स ऑफ P∞ एंड PT, P∞ एंड PT के टर्म्स में। बच्चों यहाँ पे गलती आप क्या करते हो, एक चीज़ ध्यान से समझना, ये जो प्रेशर दिया है ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का प्रेशर नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम का प्रेशर है। ये कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर है, ना कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। बात समझ में आती है क्या? तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपसे बोला गया है सॉल्यूशन, रिएक्शन गिवन है A से बन रहा है B+C। स्टोइकियोमेट्री दोनों की 1 है। क्लियर? चेक कर लेते हैं। देखिए 1 ही है। ओके, तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि हम चलिए देखते हैं कि T = 0 पर इसका इनिशियल प्रेशर P0 हो जाएगा। ये 0, ये भी 0। ओके, T = T टाइम पर हम मान लेते हैं ये P0 था, तो ये कुछ डिकम्पोज हुआ होगा तो प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा एंड इट इज़ P0 - P। ये कितना बन गया होगा? P। और इसका भी प्रेशर कितना हो गया होगा? P। अगेन T = इन्फिनिटी पर आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो T इनफाइनाइट टाइम लेती है। इसका मतलब T इनफाइनाइट टाइम पे A जो है वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका होगा।
इसका मतलब इसका प्रेशर कितना हो गया होगा 0, जबकि बी का प्रेशर कितना हो जाएगा P0 एंड सी का भी प्रेशर कितना हो जाएगा P0। अब आपको प्रेशर दिया गया है टाइम t पर PT और इनफाइनाइट पर P इन्फिनिटी, लेकिन फिर से बोल रहे हूँ ये प्रेशर किसका है, सिस्टम का प्रेशर है। तो चलिए हम टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं सिस्टम का। टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, टोटल प्रेशर ऑफ हम सिस्टम का निकालेंगे एट टाइम t। फर्स्ट निकालना चाह रहे हैं एट टाइम t, एट टाइम t, ओके। एंड सेकेंड हम निकालना चाह रहे हैं एट टाइम इन्फिनिटी, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? सो टाइम t पर आपके पास में टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, P टोटल विल बी इक्वल्स टू P0 माइनस P प्लस P प्लस P। इज दैट क्लियर? और ये माइनस P से प्लस P कैंसिल, सो आपके पास में टोटल प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर P0 प्लस P, जो कि हमें गिवन है टाइम t पर प्रेशर किसके बराबर है, P स्मॉल t, ओके। चलिए टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर आपके पास में टोटल प्रेशर सिस्टम का कितना हो जाएगा, P0 प्लस P0, दैट इज़ नथिंग एल्स बट ट्वाइस ऑफ P0। और ये किसके बराबर आपको गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है P इनफाइनाइट, ओके। अब हमें पता है कि हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, K विल बी इक्वल्स टू 1/T ln P0 अपॉन P0 माइनस P। पर बच्चों ध्यान से देखो क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए P इन्फिनिटी और PT की टर्म्स में है, इसका मतलब यहाँ से आपको P0 को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और P इन्फिनिटी को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ PT एंड P इन्फिनिटी। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मुझे मिली थी PT इज इक्वल्स टू P0 प्लस P, यहाँ से तो दोनों को ही सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड से मुझे पता चला है ट्वाइस ऑफ P0 इज इक्वल्स टू P इन्फिनिटी है। सो P0 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपके पास में P0 आ जाएगा P इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2। इस P इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 को मैं यहाँ पर रख देती हूँ वैल्यू को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, PT विल बी इक्वल्स टू P इन्फिनिटी अपॉन 2 प्लस P। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? देखिए यहाँ से आपके पास में P का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हम क्या P निकाल सकते हैं, यहाँ से P कितना आ जाएगा आपके पास में, P विल बी इक्वल्स टू PT माइनस P इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अब हमारे पास में P भी आ चुका है और हमारे पास में P0 भी आ चुका है, इसकी वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। तो देखिएगा K इज इक्वल्स टू 1/T ln P0 का वैल्यू कितना है बच्चों, P इन्फिनिटी बाय 2, तो P0 की जगह आपने रख दिया P इन्फिनिटी अपॉन 2 अपॉन P0 की जगह अगेन P इन्फिनिटी बाय 2 माइनस P का वैल्यू कितना है, PT माइनस P इन्फिनिटी बाय 2, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा PT माइनस एंड माइनस प्लस P इन्फिनिटी बाय 2, ओके। सो यहाँ से आपके पास में ये कितना हो जाता है, चलिए देखिएगा, ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ से K विल बी इक्वल्स टू 1/T ln P इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 अपॉन ये प्लस P इन्फिनिटी बाय 2 प्लस P इन्फिनिटी बाय 2 आपके पास में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P इन्फिनिटी बाय 2 माइनस PT। सो हेयर 2 से 2 कैंसिल, आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका K विल बी इक्वल्स टू 1/T ln इट विल बी इक्वल्स टू P इन्फिनिटी अपॉन ट्वाइस ऑफ P इन्फिनिटी माइनस PT, ओके। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा है। ये हमारा आंसर हो गया। सो हमारे पास में ऑप्शन K इक्वल्स टू P इन्फिनिटी अपॉन 2, यस हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिएक्शन है A से बन रहा है ट्वाइस ऑफ B प्लस C इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए चलिए फिर से अगेन इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने कहा ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज स्टार्टेड विथ प्योर A। आपको दिया जा रहा है, एक टेबल दिया गया है, टाइम इन मिनट्स एंड प्रेशर ऑफ सिस्टम एट टाइम T इन mm ऑफ Hg, ओके। सो ये फिर से अगेन देखिए सेम क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ सिस्टम दिया गया है ना कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? और टाइम इस बार आपको दिया गया है 10 एंड इन्फिनिटी। सो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। अच्छा अब ये चेक करने के लिए तो आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। अच्छा चलिए एक ऑप्शन तो आप एक बार ऑप्शन बी को देखेंगे ज़रा।
ऑप्शन बी आपसे कह रहा है द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। बिल्कुल सही बात है यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है इनफाइनाइट टाइम। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब हमारा ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है। इस पर ध्यान दिया करो कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। आप लोग छोटी छोटी सी गलतियाँ करते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट में इन दिखते ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगता है और उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो ऐसे सिली मिस्टेक से बचेंगे। चलिए आगे सुनिए, यहाँ पे चलिए रिएक्शन गिवन है आपको ए, रिएक्शन गिवन है ए गिव्स ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी। ओके, चलिए फिर से अगेन टी इक्वल्स टू 0 पर इसका प्रेशर कितना होगा पी नॉट, प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा 0 एंड 0। टी इक्वल्स टू टी यानी कि 10 मिनट्स के बाद में इसका प्रेशर होगा पी नॉट माइनस पी, बी का प्रेशर हो जाएगा 2p एंड सी का प्रेशर हो जाएगा p। सो टी इन्फिनिटी पर आपके पास में प्रेशर हो जाएगा ए का 0, बी का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी नॉट एंड सी का हो जाएगा पी नॉट। अगेन हमें पता है कि सिस्टम का प्रेशर दिया है, तो चलिए टोटल प्रेशर सिस्टम का, प्रेशर ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, टाइम टी पर कितना दिया है 10 मिनट्स पर कितना दिया है, इट इज़ 160 mm ऑफ Hg। और ये 160 किसके बराबर है, इन्हीं के सम के तो बराबर आएगा, इन्हीं के सम के तो बराबर आएगा। इनका सम कितना हो जाएगा, देखिए माइनस पी नॉट, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, इट विल बी पी नॉट प्लस 2p, इट विल बी पी नॉट प्लस 2p, पी नॉट प्लस 2p। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट, पी एस एट इनफाइनाइट टाइम, पी एस एट इनफाइनाइट टाइम आपको दिया गया है 240। पी एस एट इनफाइनाइट टाइम आपको कितना दिया बच्चों, ये पी एस आपको एट टी इनफाइनाइट पे दिया है 240। सो इट विल बी इक्वल्स टू, पी एस एट इनफाइनाइट टाइम विल बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ पी नॉट, थ्राइस ऑफ पी नॉट। और ये थ्राइस ऑफ पी नॉट आपको दिया गया है 240 के इक्वल, किसके इक्वल दिया है 240। तो चलिए पी नॉट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हम पी नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 240 अपॉन 30, सॉरी 3, 240 अपॉन 3। तो यहाँ से आपके पास में पी नॉट आ चुका है 80 mm ऑफ Hg। कितना आ चुका है 80 mm ऑफ Hg। और ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या हमारे पास में ए का प्रेशर पी नॉट ही था, अरे ए का प्रेशर पी नॉट ही था, मतलब ये प्रेशर 80 mm ऑफ Hg किसका प्रेशर आ गया है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। इज़ दैट क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इनिशियल प्रेशर ए का आ चुका है और इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है कि क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में भी बोला गया है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज़ 80 mm ऑफ Hg। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं के की, और बोला गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट्स। चलिए पता कर लेते हैं क्या 40 है या नहीं, पहले प्रेशर पता कर लेते हैं, देन हम रेट कॉन्स्टेंट के वैल्यू पे आ जाएंगे। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स बाद प्रेशर कितना हो जाएगा ए का 10 मिनट्स बाद, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, चलिए देखिए दोबारा से, आफ्टर 10 मिनट्स प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी। इज दैट क्लियर? पी नॉट माइनस पी। चलिए हमारे पास में पी नॉट तो आ चुका है 80 पर पी नहीं है, लेकिन क्या पी निकालने के लिए, पी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो यहाँ से पी नॉट, पी कितना आ जाएगा आपके पास में, चलिए पहले पी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें गिवन है 160 इक्वल्स टू पी नॉट प्लस 2p विल बी इक्वल्स टू 160 इक्वल्स टू, पी नॉट का वैल्यू अभी आया था 80 प्लस 2p, 80 प्लस 2p। चलिए देखते हैं फिर, यहाँ से आप 80 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इट विल बी 80 इक्वल्स टू 2p। सो p विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। तो चलिए आफ्टर 10 मिनट्स ए का प्रेशर कितना हो जाएगा, अरे ए का प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, पी ए विल बी इक्वल्स टू पी नॉट, पी नॉट कितना था 80 माइनस पी, पी कितना है 40, पी कितना है 40। सो इट विल बी इक्वल्स टू 40 mm ऑफ Hg। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वो भी हमें करेक्ट गिवन है। इसका मतलब आंसर ऑब्वियस ही बात है सी बच जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं कि आंसर क्या एग्जैक्टली रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है अगर 1.693 मीटर पर मिनट नहीं है तो। चलिए के कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/t ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। चलिए इसको लॉग की टर्म्स में लिख लेते हैं, इसको लॉग की टर्म्स में, चलिए फिर पहले एल की टर्म्स में निकाल लेते हैं। एल की टर्म्स में आप क्या करेंगे, आफ्टर के आपसे पूछा गया है, के आपसे पूछा गया, रेट कांस्टेंट पूछा है, रेट कांस्टेंट आपका भी टाइम ले लीजिए, आप 10 मिनट्स पे ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से के विल बी इक्वल्स हो जाएगा 1/10
ln पी नॉट कितना आया था बच्चों, पी नॉट आपका आया था 80, ओके, एंड पी नॉट माइनस पी, अरे पी नॉट माइनस पी अभी तो किया था, पी नॉट माइनस पी ये कितना है 40, कितना है बच्चों ये 40। सो आप इसको कैंसिल करेंगे तो 40 ये हो जाएगा 2 और ये आपके पास में हो जाएगा k विल बी इक्वल्स टू ln2/10, ln2/10, ln2 का वैल्यू सबको पता है, इट इज़ 0.693/10, ओके। सो आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.0693 पर मिनट, ओके, पर मिनट, ये आपके पास में आंसर आएगा। जबकि हमें ऑप्शन में कितना दिया है, हमें ऑप्शन में दिया है 1.693 पर मिनट, इसलिए ये आंसर गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, ये की का वैल्यू गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी, इनकरेक्ट ही पूछा था क्योंकि। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछा जा रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट इज़ 1 आवर, ओके। चलिए इस बार जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं सोल्यूशन। बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए से बनता है प्रोडक्ट, इसके लिए हाफ लाइफ टी हाफ दिया है, आपके पास में हाफ लाइफ है 1 आवर, हाफ लाइफ है 1 आवर। व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2 मोल पर लीटर, जब बोला गया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2 मोल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है ए नॉट इज इक्वल्स टू 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इज नथिंग बट मोलर। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम 0.50 टू 0.25, मतलब आपसे कहा गया है ए की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम 0.5 से 0.25 कर दें तो इसमें टाइम कितना लगेगा। अच्छा चला देखो ज़रा ध्यान से, क्या 0.5 से 0.25 ये हाफ हो रही है, अरे ये हाफ हो रही है क्या, तो ये अनदर हाफ लाइफ हो जाएगी क्या। चलिए एक बार पता कर लेते हैं, इसके लिए हाफ लाइफ तो दिया है, हमें हाफ लाइफ तो दिया है, तो आपको ये पता है कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है, टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के, किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो लेट्स से ए नॉट से ए नॉट बाय 2 जाने में, ए नॉट से ए नॉट बाय 2 जाने में टाइम लग रहा है टी हाफ, ओके। अब देखिए हमें ए नॉट का वैल्यू गिवन है तो क्यों ना वैल्यू से ही कर लेते हैं, वैल्यू कितना है 2, 2 से हाफ कितना हो जाएगा 1, राइट, 1 से हाफ कितना हो जाएगा 0.5, अगेन 0.5 से हाफ कितना हो जाएगा 0.25। अब देखिएगा ज़रा 2 से 1 जाने में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 था और उससे 1 जाने में टाइम लगता है 1 आवर, यही दिया है 1 आवर लगता है, तो 1 से 0.5 जाने में कितना लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई तो टी हाफ भी कितना हो जाएगा हाफ, 1 आवर की जगह कितना आ जाएगा 0.5 आवर्स, 0.5 आवर्स, 0.5 से 0.25 जाने में कितना लगेगा बच्चों 0.25 आवर्स, अगेन हाफ हो गया कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम भी हाफ हो जाएगा 0.25 आवर्स। आपसे पूछा जा रहा था 0.5 से कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है 0.25 में, मतलब यही तो पूछा था, यही तो पूछा था, पर चलिए देख लेते हैं। अच्छा ऑप्शंस आपके आवर्स एंड मिनट्स में है, 0.25 आवर, 0.25 आवर नो, 0.5 नो, 4 आवर्स नो, मिनट्स में दिया है। चलिए 0.25 आवर्स मतलब क्या हो गया, अरे 0.25 आवर्स मतलब क्या हो गया बच्चों, इट इज़ 60/4 दैट इज़ 15 मिनट्स, अरे 1/4 हो गया, 1/4 आवर हो गए, 1/4 आवर का क्या मतलब है 60/4 दैट इज़ 15 मिनट्स, इज़ दैट क्लियर, 60/4 इज़ 15 मिनट्स, ओके। चलिए तो आपके पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। इन अ रिएक्शन A plus B gives C, initial concentration of A and B are related as A naught equals to B naught. Okay. The half lives of A and B are half lives दिया है A and B are 10 minutes and 40 minutes respectively if they start to disappear at the same time. Both following first order kinetics. After how much time will the concentration of both the reactant will be same? Okay, very nice question. चलिए देखिए बच्चों, इसको अगर फॉर्मूले से करने गए ना बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से सोल्यूशन बताती हूँ, एक बार ध्यान से समझिएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A plus B रिएक्शन करते हैं एंड बनाते हैं C, ओके। आपको बोला गया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने जो लिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 8 टाइम्स ऑफ बी नॉट, ए नॉट इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ बी नॉट। आपसे बोला गया है ए की जो हाफ लाइफ है, टी हाफ ऑफ ए है, टी हाफ ऑफ ए कितना दिया है आपको बच्चों 10 मिनट्स,
10 मिनट्स दिया है, और टी हाफ ऑफ बी कितना दिया है, टी हाफ ऑफ बी कितना दिया है, टी हाफ ऑफ बी आपको गिवन है 40 मिनट्स। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना एक ट्रिक बताती हूँ कैसे करना होता है। इस क्वेश्चन में आप एक काम करिए कि जिसका टाइम ज़्यादा है ना, जैसे लेट्स से यहाँ पे बी का टाइम ज़्यादा है 40 मिनट्स, उस टाइम तक ए कहाँ तक पहुँच जाएगा वो आप पता कर लो। 40 मिनट्स बाद 40 मिनट्स में ए कहाँ पहुँच जाएगा वो आप पता कर लो, ठीक है। उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था A0, तो A0 से A0/2 जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट्स, सही है। 10 मिनट्स बाद A0/2 है, अनदर 10 मिनट्स बाद कितना होगा, A0/4, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है ना, अरे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए टी हाफ सेम रहेगा। A0/4 से A0/8 जाएगा अनदर 10 मिनट्स में। अभी हम 40 मिनट्स तक नहीं पहुँचे, देखिए अभी हम सिर्फ 30 मिनट्स तक पहुँचे हैं। A0/8 से अनदर 10 मिनट्स में ये जाएगा A0/16, कितना जाएगा, A0/16। इट मीन्स A0 से 40 मिनट्स बाद, A0 से आफ्टर 40 मिनट्स या 40 मिनट्स में A0 से कितना हो जाएगा, ये A0/16। अब वो कह रहा है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 इक्वल्स टू है 8 टाइम्स ऑफ B0। चलिए 40 मिनट्स बाद B कहाँ पहुँचा है, 40 मिनट्स बाद B कहाँ पहुँचा है, B0 था। 40 मिनट्स बाद इसका तो हाफ लाइफ ही 40 मिनट है, तो B0 कितना हो जाएगा, B0/2, B0/2। इज दैट क्लियर? सो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए A था और B था, A हमारे पास में A0/16 है आफ्टर 40 मिनट्स, एंड B हमारे पास में B0/2 है। क्लियर है क्या? A0 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ B0 है, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, A0 की जगह क्या लिख दूँ, 8B0/16। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, 8B0/16। चलिए दोनों का रेशियो लेकर के देखते हैं क्या रेशियो सेम आ रहा है। दिस इज 8 × 2 16, 2 से 2 कैंसिल, इट इज़ 1:1। कितना आ गया, 1:1। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई। कॉन्सेंट्रेशन सेम कब हो गई, आफ्टर 40 मिनट्स। और क्वेश्चन में यही तो पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 मिनट्स। क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, हाउ मच टाइम विल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट वुड बी सेम। वो कौन सा टाइम है जब दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो बेटा वो हमारा कौन सा टाइम आ रहा है जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, देखो B0/2 हो गई आफ्टर 40 मिनट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 मिनट्स। आंसर क्या हो जाएगा, 40 मिनट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास में है ये आज का, इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। एक बार चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके पास में, कंसिडर A गिव्स B प्लस heat, okay, if activation energy of backward reaction energy for forward reaction is 100 kilojoule। ये backward reaction गलती से यहाँ पर आ गया है। if activation energy for forward reaction is 100 kilojoule per mole, then activation energy for backward reaction and heat of reaction is, okay, very nice question। चलिए देखते हैं क्या है solution। आपसे कहा जा रहा है A से आपके पास में बनता है रिवर्सिबली B प्लस हीट, ओके। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, दिया है आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दी है 100 किलो जूल पर मोल। कितना दिया है बच्चों, 100 किलो जूल पर मोल। और आपसे पूछा जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड कितना होगा एंड डेल्टा एच कितना होगा, ओके। देखिए हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है चेंज इन एंथैल्पी आपके पास में होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ओके। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इस बात पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। नोट क्या है, हीट रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। प्रोडक्ट साइड पे लिखा है प्लस में, मतलब हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा आता है, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव आता है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से। अरे बात समझ में आती है क्या? चलिए, तो डेल्टा एच तो आपके पास में नेगेटिव आएगा। अब एक काम करते हैं, ये फॉरवर्ड को हम बैकवर्ड को, एनर्जी ऑफ बैकवर्ड को हम इधर लेकर के जाते हैं, तो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी ई ए फॉरवर्ड इक्वल्स टू ई ए बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच। यही बन जाएगा बच्चों। तो चलिए
अब कुछ और डेटा तो गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इसको हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ऑप्शन से चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 100 एंड 200, 100 एंड 200, मतलब आपको बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 100 एंड हीट दिया है 200। जो पहले दिया है वो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है, जो बाद में दिया है वो हीट ऑफ रिएक्शन है। चलिए इसको ऑप्शन से ही चेक करते हैं। ऑप्शन से चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन ए आपको दिया है 100 एंड 200, इज दैट क्लियर? ये इट मीन्स आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड आपको दिया है फर्स्ट ऑप्शन में 100 एंड डेल्टा एच आपको दिया है 200। क्लियर है क्या? कितना दिया है? 200। अब देखो साइन के साथ नहीं दिया, लेकिन हमें तो साइन के साथ रखना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। ओके, सो ई ए फॉरवर्ड विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 200, इज दैट क्लियर? यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी -100 और ये किलो जूल पर मोल, -100 किलो जूल पर मोल। बट बेटा हमें तो बोला गया है फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 100, हमें 100 लानी है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में आपको दिया है, ऑप्शन बी में ई ए बैकवर्ड कितना दिया है, ई ए बैकवर्ड बच्चों आपको दिया है 80 एंड 80, डेल्टा एच आपको दिया है 20। ई ए बैकवर्ड आपको दिया है 80 एंड डेल्टा एच आपको दिया है 20। तो ई ए फॉरवर्ड यहाँ से कितना हो जाएगा, ई ए फॉरवर्ड विल बी इक्वल्स टू 80 माइनस 20, दैट इज 60 किलो जूल पर मोल। और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर तो फॉरवर्ड के लिए 100 किलो जूल आया है। चलिए अब इसी तरीके से ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में आपको एनर्जी दिया है 120 एंड एंथैल्पी दिया है 220। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट लिख देते हैं ई ए फॉरवर्ड विल बी इक्वल्स टू 120 माइनस 220, इट विल बी इक्वल्स टू -100 किलो जूल पर मोल, -100 किलो जूल पर मोल। और ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर तो +100 है। अरे हमारा आंसर तो +100 है। चलिए ऑप्शन डी जो कि लास्ट ऑप्शन है इसे चेक कर लेते हैं। ई ए फॉरवर्ड विल बी इक्वल्स टू, ऑप्शन में आपको गिवन है 140 एंड 40। तो चलिए 140 माइनस 40 और ये कितना हो जाएगा +100 किलो जूल पर मोल, +100 किलो जूल पर मोल। इसीलिए आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 140 + 100 किलो जूल पर मोल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए ओके, क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है बच्चों बात? चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में और फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।